भारत में संवैधानिक विकास को अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हम दो हेडिंग्स में पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अधीन, और दूसरा है आपका क्राउन के अधीन। तो हमारा जो शुरू हो रहा था वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन हमने पढ़ा। पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑनवर्ड। जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है, 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम यानी एक्ट ऑफ 1786, 1813 चार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1833 एंड 1853। ये सब हम आज ब्रीफ करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि आपका डेटा कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कन्वे कर सकूं जो आपके काम आएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, 1773 हमारा हो चुका है। आज हम पढ़ रहे हैं 1781 का अमेंडिंग एक्ट, या इसे बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब बात यह है कि 1773 आने के बाद अभी इसकी जरूरत क्या पड़ी? जरूरत यह पड़ी कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, तो हमें नए नियमों की जरूरत होती है। उन परिस्थितियों में उन्होंने पहले सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। अब रेगुलेटिंग एक्ट से वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाए। आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमें जैसे किसी को कंट्रोल करना है, हमने उसको ग्रिप में लेने के लिए मान लीजिए कि एक फंदा डाला, उस फंदे को धीरे धीरे खींच रहे हैं और खींचते खींचते वो बिल्कुल ग्रिप में लेकर आता है। तो यही कर रही है इंग्लिश गवर्नमेंट। पहले 1773 और उसके बाद 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट है जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त नियम भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्ति मिल गई। यानी वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में जाकर। इज इट क्लियर? यानी जिससे कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसे लॉ के अंडर नहीं लाया जा सकता। You're getting my point? तो ये किसके फेवर में जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। सेकेंड पॉइंट कि राजस्व संबंधी जो मामले हैं, यानी राजस्व की वसूली को लेकर वो लोग जो भी सख्ती करते हैं, जो भी तरीके अपना रहे हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तीसरी बात, कलकत्ता की जितनी भी प्रजा थी यानी जो भी रेजिडेंट ऑफ कोलकाता थे वो सब जुरिस्डिक्शन में आ रही थे किसके? सुप्रीम कोर्ट के। यानी वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनकी जवाबदेही बनती है किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। और यहां पर प्रजा बेसिकली कौन कौन सी थी? एक हिंदू और एक मुस्लिम। दोनों के जो वाद थे सेपरेट वाद हैं दोनों के। मान लीजिए हिंदुओं का वाद है तो हिंदू का जो निजी कानून है, जिन कानूनों से अभी तक वो लोग गवर्न हो रहे थे, उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करके वाद का निर्णय दिया जाता था। इसी तरह से मुस्लिमों के जो कानून थे तो उनमें जो उनके उलेमा वर्ग थे, उनके मौलवीज थे, जो जिन कानूनों से वो गवर्न करते थे, तो उस जनता को, मुस्लिम जनता को उन्हीं तरीकों से गवर्न किया जाता था। अगली बात आती है जो प्रांतीय न्यायालय है। प्रांतों के न्यायालय है वो अपना जो अपील करेंगे वो कहां करेंगे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करेंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनका जो अपील होगा वो कहां होगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा केसेस आपके डायरेक्ट आपके सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचे। उसके बाद आता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी वो प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने वाली सुप्रीम बॉडी हो गई। अब वो अपर हैंड पर है, जो भी नियम वो बनाएंगे वही प्रोविंसेस में जो न्यायालय बने हुए हैं वो फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 का अमेंडिंग एक्ट हो गया। इससे अगला हम शुरू करेंगे 1784 पिट्स एक्ट। चलिए शुरू करते हैं। कमिश्नरों में एक आपके अर्थ मंत्री हो गए, दूसरे आपके विदेश मंत्री हो गए, और यहां पर 4 लोग, बोलना गलत है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, और 4 लोग प्रिवी काउंसिल से हैं। और प्रिवी काउंसिल से जो लोग हैं उन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है? उन्हें अपॉइंट करने की शक्ति भी किसमें? राजा के पास। जो शासक है
उसके पास ये अधिकार है कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण करे। तो 6 कमिश्नर से मिलकर वो बनता है। अच्छा, अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने किया है भैया कंट्रोल, जैसे कि नाम से पता लगता है कंट्रोल, यानी एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी गवर्निंग बॉडी जो लगातार कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल कर किसको रही है? अभी आप देख रहे हैं किसको कंट्रोल कर रही है? बेसिकली कंपनी को कंट्रोल कर रही है, यहां की जनता को कंट्रोल कर रही है, उसके संसाधनों को कंट्रोल कर रही है, और धीरे धीरे करके ये जो भी लूटपाट की गई है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, उसे लेगेसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी ब्रिटिश जो क्राउन है, जिस वक्त वो आएगा, वो अपना एक खूबसूरत सा चेहरा रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने। वो कहेगा कि देखिए हम आ गए हैं और अब सबको समान न्याय, सभी लोगों के लिए हम आ चुके हैं, सबको समान व्यवस्थाएं मिलने वाली। लेकिन वास्तव में ये जो भी कचरा किए थे, इसको धीरे धीरे करके इन्होंने कंट्रोल किया है। सेकंड हमारा चल रहा है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पर कुछ चीजें और हुई हैं, जैसे आपका मद्रास और बंबई का जो प्रेसिडेंसी था, उन दोनों प्रेसिडेंसी को किसके अंडर में कर दिया गया? इसी के अंडर में कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अंडर में, ठीक है। और उनकी जो काउंसिल बनी, उस काउंसिल में सदस्य संख्या रखी गई है 3, उसको हेल्प करने के लिए। इधर अभी जो 4 सदस्य हमारे पास थे, हमने पढ़ा था 4 सदस्यों के बारे में। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? बॉर्वेल थे, और एक आपके मानसन थे, फ्रांसिस थे, और एक और थे। इन 4 लोगों ने मिलकर के जो काउंसिल बनाई थी, यहां से इन्होंने क्या किया? एक पद को कम कर दिया। अब पदों की संख्या वहां रह गई 3, और इन 3 पदों में से भी एक पद जो था वो दिया गया सेनापति को। एक सेनापति का पद इजाद किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? कमांडर इन चीफ, ठीक है। ये डेवलप किया गया। तो ये व्यवस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो इतना होने के बाद एक दो बातें और रह गई हैं बस, जैसे जो देसी राजा थे, देशी राजाओं के साथ अगर कोई युद्ध या संधि की बात थी, युद्ध की बात हो या संधि की बात हो, दोनों स्थिति में गवर्नर जनरल डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था। उसे क्या करना होता था? इसके लिए पहले कंपनी के डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसी के बाद वो संधि या युद्ध में उतर सकता था। एक पॉइंट ये हुआ। एक और चीज थी कि जो कंपनी के अधिकारी यहां काम कर रहे थे, सपोज कीजिए कि उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया, उन्होंने कोई अपराध किया, तो अगर अपराध किया है तो उसके लिए जो सुनवाई होती थी, वो इंग्लैंड में ही एक कोर्ट डेवलप किया गया, एक कोर्ट बनाया गया, और उस कोर्ट में कार्रवाई की जाती थी कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसको न्याय प्रक्रिया जो चलाई जाएगी, इंग्लैंड में जो कोर्ट है वहां पर चलाई जाएगी। इसके बाद जो आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहा है, इनका एक अलग से बनाया गया एक गुप्त संस्था। उस गुप्त संस्था में क्या हुआ कि संचालक मंडल जो है, ये देखा जाता था कि भारत में क्या हो रहा है, भारत के पत्रों में क्या छप रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, या वहां से वो जो आदेश बनाकर भेजते थे तो उसे यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश किया जाता था और उसके बेसिस पर निर्णय लिए जाते थे। तो कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में देखें, ब्रीफ करें इसको, तो बस इतना ही है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मेन चीज जो फोकस रखनी है आपको कि व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामलों के लिए एक सेपरेशन हो गया, और इस सेपरेशन के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण निदेशक मंडल के पास था और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, और इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे 1786, उसे शुरू करते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। एक नाम आपने सुना होगा कॉर्नवालिस का, किसका नाम सुना होगा? कॉर्नवालिस के बारे में सबने सुना। कॉर्नवालिस साहब को जब कहा गया कि आपको हम गवर्नर जनरल बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पूर्व एक्सपीरियंस से एक डिमांड रखी
और वो डिमांड ये थी, ये दो डिमांड थी कि अगर ये दोनों की दोनों चीजें मुझे दे दी जाए तो मैं गवर्नर जनरल का पद जो है वो ग्रहण कर लूंगा। तो कॉर्नवालिस ने क्या कहा? पहली बात कही कि मुझे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार हो, यानी मैं सोल अथॉरिटी हूं। अगर मुझे लगता है कि मेरी जो काउंसिल है मुझे सही सलाह नहीं दे रही है तो मैं उसके ऊपर यानी अपर हैंड रखता हूं, मैं वीटो लेते हुए अपने निर्णय को प्रभावी करूंगा, यानी अभिभावी रहे। पहली बात। दूसरी बात, ये जब गवर्नर जनरल बने तो इन्हें सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। अब बात होती है कि ये पूर्व एक्सपीरियंस क्या था उनका। आपको पता होगा जो रिवॉल्यूशनरी वॉर ऑफ अमेरिका हुआ है, यानी जो इंडिपेंडेंस के लिए वो लोग लगातार लड़ाई कर रहे थे अमेरिकन, और ये भी सबको पता है कि वो ब्रिटिश के अंडर में थे। तो वहां पर ये सेकंड कमांड थे, इनके और उनके जो सुपीरियर थे मिस्टर क्लिंटन, दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स थे, जिसके चलते ये लोग एक लड़ाई को हार गए थे। और आपको पता होगा यॉर्क के बारे में। तो इस लड़ाई पर जिसमें हारे थे, इनका मानना यह था कि जो इनके सीनियर हैं वो सीनियर की वजह से इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गया। तो इनकी डिमांड क्या थी कि मैं अब अगर जाऊंगा तो मैं कैसे जाना चाहता हूं कि मैं चीफ हूंगा, तभी मैं इस कार्यभार को संभालूंगा। तो ऐसा होने पर एक्ट ऑफ 1786 में ये दोनों चीजें शामिल की गई। एक बात, ये क्यों फेमस है कॉर्नवालिस? कॉर्नवालिस के बारे में शायद सभी जानते होंगे। पहली बात है इनका कॉर्नवालिस कोड, सबको पता होगा कॉर्नवालिस कोड के बारे में। और दूसरा क्या है? दूसरा है इनका लैंड को लेकर परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये दो चीजों के लिए बहुत फेमस है। परमानेंट सेटलमेंट सबको पता होगा, इस्तमरारी बंदोबस्त। होता क्या था पहले ईयरली बेसिस पर हम इवेल्युएट करते थे और उसके बेसिस पर आपका रेवेन्यू के लिए बोली लगाई जाती थी, लेकिन इन्होंने इसके लिए परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था की। ये काफी फेमस है। दूसरी बात, कॉर्नवालिस कोड, इनके लिए ये बहुत महत्व रखते हैं। एक और चीज बता देता हूं, मैसूर में टीपू सुल्तान से जो श्रीरंगपट्टनम की संधि इनकी हुई थी, जिसमें इन्होंने एक तरह से मैसूर को कंट्रोल किया था, उसके लिए इन्हें एक टाइटल भी मिला था मार्केस के नाम से। तो ये इनकी उपलब्धियों में है और फाइनली एक्सपायर हुए थे और 1805 के आसपास गाजीपुर में इनकी समाधि आज भी है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी बातें कॉर्नवालिस के बारे में। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1786 हो गया। काफी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे, तो थोड़ा सा मैंने डिटेल किया। बताने को बहुत कुछ बता सकता हूं पर वीडियो लंबा हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारा रहेगा 1793। 1793 में क्या हुआ? 1793 में, और इसके बाद हमने 1793 किया। 1793 के बाद जैसे आप जानते हैं कि चार्टर फिर से 20 साल के बाद रिन्यू हुआ है, और चार्टर को रिन्यू करते हुए उन्होंने क्या किया? 1813 का चार्टर कानून पारित किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी जो कैबिनेट थी, और इस कानून के तहत क्या क्या चीजें मिलने वाली थी वो देख लीजिए। एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि इस वक्त जो आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और 1813 की जो मेन बात है वो मेन बात है कि जो कंपनी का वो था एकाधिकार, वो समाप्त कर दिया गया। किसके ऊपर? व्यापार के ऊपर। कंपनी का भारतीय क्षेत्रों पर व्यापार का जो मोनोपोली था, एकाधिकार था, उसे समाप्त किया गया। समाप्त क्यों किया गया? क्योंकि इंग्लैंड में रहने वाले जो बाकी के व्यापारी थे, वो लोग भी भारत के व्यापार से मुनाफा कमाने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए देख रहे थे। वो सब सुना होगा आपने कि यहां से नवाब जाते थे तो उनको मजाक में नवाब
कह के बुलाया जाता था और कहा जाता था कि मतलब कहीं ना कहीं वो पिंच करते थे कि ये आपके करप्शन से पैसा कमा करके लाए हैं। तो आप जानते हैं इस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए बाकी के जो व्यापारी थे वो लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि उन्हें भी मौका मिले भारत या ईस्ट के क्षेत्रों में व्यापार करने का। लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार अपने चरम पर था तो कंपनी किसी ना किसी तरह से इस बात को रोके हुए थी। बट 1813 में क्या हुआ, उसका जो व्यापार पर एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया। फिर भी दो चीजों में जिनमें कि उसका स्पेशलिटी था कंपनी का, एक तो चाय और एक चीन के साथ होने वाला व्यापार, इन दोनों को अभी कंटिन्यू किया गया कंपनी के साथ। यानी कंपनी अब सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार में मोनोपोली रख रही थी और बाकी के व्यापार जो थे उसमें ब्रिटिश बाकी जो ट्रेडर हैं वो सब भी आकर के व्यापार कर सकते थे। तो ये बात खत्म हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसकी प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया गया। यानी उन्हें बताया गया कि भाई जो सर्वोपरि है इस कंपनी से ऊपर जो है वो कौन है, ब्रिटिश क्राउन है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो ईसाई मिशनरीज थी उन्हें भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध यानी उनको वास्तव में उस अंधकार से बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए कहा गया। लेकिन आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो चाहते थे कि जो ईसाई मिशनरीज हैं वो एक ऐसी जमात को पैदा करें, ऐसे लोगों को बनाएं जो उसी तरह से विचार करें, उसी तरह की चीजों को मान्यता दें जिन्हें कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं, जिससे कि वो लोग भी इस धर्म को अपनाने के बाद जो ब्रिटिशर्स उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो कि ऐसा सोचे जनता, उस तरह से सोचना शुरू करे। तो ये कोशिश रही, इसके लिए अनुमति दी गई। ब्रिटिश क्षेत्र के जो रिहायशी लोग थे उनके बीच में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था की गई। ये भी वही प्रक्रम है, कहीं ना कहीं देखने में लगता है कि बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो पढ़ाई थी, हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो उतनी बुरी नहीं थी। लेकिन उसे बुरा बताते हुए, उसे नेस्तनाबूद करते हुए लगातार कोशिश की गई कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न आइडियाज हैं और वेस्टर्न जो धर्म है उसको हम लोग फॉलो करें और उसी तरह से सोचें जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि भारत की जो स्थानीय सरकारें थी, स्थानीय सरकार आप जानते हैं जो लोकल बॉडीज होती हैं, आज भी जो आप पढ़ते हैं, उन्हें ये अधिकार दिया गया कि जो वहां के रेजिडेंट हैं उनके ऊपर कर लगाया जा सके, वो टैक्स लगा सकती थी और अगर कोई टैक्स पे नहीं कर पा रहा है तो उसको पनिशमेंट की व्यवस्था भी की गई। तो ये मेन पॉइंट है, द सेलिंग फीचर ऑफ द 1813 चार्टर। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 1833 चार्टर, वो शुरू करते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके अधीन ये लास्ट आपका चार्टर है 1853। इस चार्टर में क्या हुआ, इस चार्टर में जो कंपनी के जो विधायी शक्तियां थी और कार्यपालिका शक्ति दोनों को पृथक कर दिया गया। अब बात आती है कि विधायी शक्तियां क्या होती हैं, कार्यपालिका शक्ति क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि विधायी शक्ति से मतलब है जब विधान बनाने की जिसको पावर होती है, यानी जो नियमावली बनाते हैं, और कार्यपालिका क्या है, ये एग्जीक्यूशन पार्ट है, यानी जो नियम बनाए गए हैं उनको लागू करना। और कार्यपालिका दो पार्ट्स में होती है, पता होगा आपको, एक आपकी टेम्पररी होती है और एक परमानेंट होती है। तो ये तो छोटी छोटी बातें पता होंगी आपको। आगे देखते हैं इसके बाद विधि निर्माण करने के लिए, यानी जब नियमावली बनाई जाएगी तो इसके लिए एक क्या किया उन्होंने, केंद्रीय विधान परिषद जो परिषद थी उसी में 6 नए सदस्यों को शामिल करके नए पार्षदों को जोड़ दिया गया और अब क्या बन गई थी, एक केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। और ये काम कैसे करती थी, ये ऐसे ही काम करती थी जैसे कि ब्रिटिश संसद काम करती, यानी जो प्रोसेस ब्रिटिश संसद फॉलो करती थी वही ये छोटी संसद काम कर रही थी। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां पर और क्या हुआ, सिविल सेवा की भर्ती के लिए
खुली व्यवस्था का आयोजन किया गया। खुली व्यवस्था से समझते हैं यानी सभी को मौका मिल रहा है। मैं शायद मेंशन करना भूल गया हूं, जो आपका 1833 में 87 जो आपकी करंट है उसमें कहा गया था कि भाई किसी भी धर्म से, मूल वंश से हो, सबको बराबर मौके मिलेंगे। तो खुली प्रतियोगिता से मतलब ये है। और एक बात और मेंशन करना भूल गया शायद, मैकॉले के बारे में, लॉर्ड मैकॉले, वो 33 में इंट्रोड्यूस हो गए थे चौथे क्या बोलते हैं उसको, विधि सदस्य के रूप में। यहां पर विशिष्ट ब्रिटिश सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। ये पहली बार था। ये हुआ किसके रिकमेंडेशन से? ये जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकॉले समिति बनी थी 1854, उसके रिकमेंडेशन से ये हो पाया। अगली बात आती है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय यानी जो लोकल बॉडीज हैं उनका प्रतिनिधित्व, इनका रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ। किस किस का? यहां पर जो 6 सदस्य बनाए गए थे, इनमें से 4 का चुनाव होने वाला था। कहां से? बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय सरकारों से, यानी जो प्रांतीय आपकी सरकार होती है वहीं से चुने जाते थे। तो यही इसी के साथ आपका ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो खत्म होता है। लेकिन मैं एक बहुत छोटा सा ब्रीफ आपको फिर भी कर देता हूं, जितना भी हमने पढ़ा है हल्का सा रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले 1773 आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें क्या हुआ था, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 4 सदस्यों को शामिल किया गया था, क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मॉनसन और एक और थे, बॉरवेल, भूल जाता हूं। और इसी तरह से उसके बाद आपका 1784 बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट में आपके कमर्शियल पावर्स और जो आपकी पावर होती है पॉलिटिकल पावर, दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। 1784 याद हो गया होगा। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि मेरी 2 शर्तों को मान लीजिए, जब वो कमांडर इन चीफ बनकर आए थे। इज इट क्लियर? उसके बाद 1793 आया, जिसमें कि 20 इयर्स का एक्सटेंशन हुआ कि रिव्यू होगा दोबारा से। उसके बाद आपका आता है 1813। 1813 क्यों फेमस है? एक तो भारतीय शिक्षा को आपको याद होगा 2 ग्रुप थे, एक आपका ओरिएंटलिस्ट ग्रुप था और एक आपका कौन सा था? एक वेस्टर्न ग्रुप था। तो यहाँ पे एक ट्रेवेलियन नेता थे जो वेस्टर्न के थे और एक दूसरे थे आपके। तो इन दोनों के बीच में मतभेद चल रहा था, लेकिन फाइनली क्या किया गया था कि पाश्चात्य शिक्षा को थोप दिया गया था। और पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे वो कौन थे? ट्रेवेलियन थे। इज इट क्लियर? ओके। यहाँ पर 1 लाख रुपए की व्यवस्था की बात की गई थी कि भारतीयों की शिक्षा पर इतने पैसे खर्च किए जाए, शायद मैं मेंशन करना भूल गया था। उसके बाद आपका 1833 आता है, जिसमें कि हम लॉर्ड मैकॉले की बात करते हैं कि मैकॉले को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और 1833 की जो मेन बात थी, 1813 और 1833 में जो मेन बात याद रखनी है कि व्यापारिक कंपनी का जो एकाधिकार था 1813 में पूरी तरह से नहीं किया गया। कब किया गया? अगर ये प्रश्न आ जाता है कि 18 वो जो एकाधिकार था कब समाप्त किया गया, तो पूरी तरह से समाप्त किया गया 1833 में। 1813 में क्या हुआ था? एकाधिकार समाप्त हुआ बाकी चीजों के लिए, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ था। और लास्ट 1853 में आपको बता चुका हूं, इसमें क्या हुआ है? यहां पर मुख्य बात क्या है? विधायी शक्तियों और कार्यपालिका शक्तियों को सेपरेट किया गया। तो ये ब्रीफ मैंने आपको बता दिया, ये आपको काफी काम आएगा अगर आप इसे पढ़ेंगे। और डिटेल्ड वीडियोस में बनाऊंगा, लेकिन आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।